कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर। यह है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए और विषय है सामाजिक विज्ञान एसएसटी। पूर्णांक है 70 अंक का और समय है पूरे 2 घंटे 30 मिनट। प्रश्न पत्र की शुरुआत करने से पहले सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। जो प्रश्न पत्र पेपर मिलेगा सबसे पहले उस पर अपना रोल नंबर लिखना है। ये कंपलसरी है, ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, 23 प्रश्न नहीं है, इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न है 27 प्रश्न हैं। इसे करेक्ट कर लेना, 23 गलती से प्रिंट हो गया है, 23 की जगह इसको 27 माना जाए। तीसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। अपने को आंसर बुक मिलेगी, उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसके अंदर सारे सवालों के जवाब लिखने हैं। पांचवा निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जो मेन प्रश्न हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रश्न जिसके अंदर जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको उस प्रश्न का नंबर लगाकर एक ही जगह पर लिखना है, एक साथ लिखना है। छठा निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक, जो कि कौन से हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर कहाँ लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका में। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको कैसे लिखना है, वहाँ एक सारणी बनानी है, टेबल बनानी है, उसमें एक के नीचे उसका ऑप्शन आ जाएगा, दूसरे प्रश्न में दूसरे का ऑप्शन आ जाएगा सही ऑप्शन, तीसरे प्रश्न में तीसरे का सही ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से सातों के सातों प्रश्नों के ऑप्शंस उस तालिका में आ जाएंगे। सातवां जो निर्देश है, 8 और 9 के सभी आंतरिक खंडों के उत्तर एक ही साथ लिखें। पहले भी बता चुका हूँ कि आंतरिक जो खंड हैं प्रश्नों के, उनके सभी आंतरिक खंडों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में एक ही साथ लिखने हैं। 8वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 10 से 15 के उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए। 9वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 16 से 24 के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। 10वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 25 से 27 यानी 25, 26 और 27 के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। और अब करेंगे प्रश्न पत्र की शुरुआत। पूरा सॉल्व्ड प्रश्न पत्र है, सॉल्यूशन के साथ है, तो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहला प्रश्न है, मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में बड़ा आदर होता था। संस्कृत ग्रंथों का किनको ज्ञान था, जिनका समाज में बड़ा आदर होता था? तो सही ऑप्शन है ब, ब्राह्मणों का समाज में बड़ा आदर होता था, क्योंकि वे ग्रंथों के ज्ञाता थे, ग्रंथों के जानकार थे। तो पहले का ऑप्शन हो गया सही ब। दूसरा प्रश्न है, अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक था। तो सही ऑप्शन है दूसरे में द, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार युद्ध के मैदान में हराया था।
प्रश्न संख्या 3, पाइक कौन थे? तो पाइक थे जबरन मजदूर, जो ज़बरदस्ती मजदूर बना के रखे हुए थे उनको पाइक कहा जाता था। तो सही ऑप्शन हो गया तीसरे प्रश्न का द, जबरन मजदूर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़ मानव ने बनाया नहीं है, नदी मानव ने नहीं बनाई, सड़क मानव ने ही बनाई है और समुद्र भी मानव ने नहीं बनाया। तो मानव निर्मित पर्यावरण इनमें से है सड़क। तो चौथे का ऑप्शन हो गया से। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो सही ऑप्शन है ब, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है गोडावन। प्रश्न संख्या 6 है, अजायब घर में देखा जा सकता है? अजायब घर में क्या क्या देखते हैं? राजा महाराजाओं के पुराने अस्त्र शस्त्र देखते हैं, कपड़े देखते हैं, और क्या देखते हैं? राजाओं के दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी देखी की जा सकती हैं। और तो यहाँ पर ऑप्शन ये सारे हैं, इसलिए इस ऑप्शन आ जाएगा इसमें सही ऑप्शन उपरोक्त सभी, द आ जाएगा छठे में द। ये सारे के सारी चीज़ें को अजायब घर में देखा जा सकता है। सातवां प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही ऑप्शन है भारतीय बाघ। सातवें का सही ऑप्शन है ए, भारतीय बाघ। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान में देखिए आंतरिक खंड के प्रश्न आ गए हैं। ये सारे के सारे जो उत्तर लिखेंगे हम, आठवां प्रश्न 8वां नंबर लगा के पहले का उत्तर फिर दूसरे का उत्तर, इस तरह से एक साथ इनके उत्तर लिखेंगे। तो रिक्त स्थान में पहला है, रिक्त स्थान में पांडुलिपियाँ दस्तावेज रखे जाते हैं। तो कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागारों में पांडुलिपियाँ दस्तावेज रखे जाते हैं। आठवें का दूसरा प्रश्न है, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने रिक्त स्थान बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। तो बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए, रिक्त स्थान में आ जाएगा मंदिर, मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। आठवें का तीसरा है, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन रिक्त स्थान है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस हैं। आठवें का चौथा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा रिक्त स्थान को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती हैं। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा गरीब। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीब को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती हैं। आठवें का पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान अखंड भारत के प्रकाशक थे? जयनारायण व्यास अखंड भारत के प्रकाशक थे। रिक्त स्थान में आ जाएगा जयनारायण व्यास। आठवें का छठा है, भारत का संविधान रिक्त स्थान को लागू हुआ। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो स्तंभ ए दे रखा है और स्तंभ बी दे रखा है, कॉलम ए और कॉलम बी। इनमें ये शब्द किससे मैच करेंगे? जो स्तंभ ए के शब्द हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो स्तंभ बी के किस शब्द से मैच करेंगे वो मेल करना है। जैसे पहला है
कैस्पियन सागर, दूसरा है व्यापारिक पवनें, तीसरा है ज्वार भाटा, चौथा है सुनामी, पांचवा है लू, छठा है मानसून। तो ये मैचिंग करेंगे, मैचिंग नीचे कर रखी है उत्तर में, यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए कैस्पियन सागर क्या है, एक विशालतम झील है। व्यापारिक पवनें स्थायी पवन हैं, हर साल आती हैं और इनमें हम फसलें उगाते हैं व्यापारिक पवनों में। तीसरा है ज्वार भाटा, ये क्या है, जल में आवधिक उतार चढ़ाव, इन्हीं को ज्वार भाटा बोलते हैं। चौथा है सुनामी, ये मैच हो जाएगा सी से, तीव्र भूकंपी तरंगें जो होती हैं उसी को ही सुनामी कहते हैं। लू है स्थानीय पवन, गर्म जो हवाएं होती हैं। और अंत में है छठा मानसून, ये क्या है, मौसमी पवन हवाएं हैं। ये मैचिंग हो गई है। अब है प्रश्न संख्या 10 से 15 के उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए। तो 10वां प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने के कारण बताइए। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसी वजह से, इसी कारण से ईसाई धर्म की शिक्षा का विरोध हुआ। परिणामतः ये स्कूल बंद कर दिए गए। प्रश्न संख्या 11, प्रजामंडलों की भूमिका के बारे में समझाइए। उत्तर हो जाएगा, प्रजामंडलों ने राजस्थान के लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की तथा बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। आयात यानी हम जो वस्तुएं मंगवाते हैं। तो राजस्थान में चावल, मिट्टी का तेल, बिजली का सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों, खनिज तेल इत्यादि सामान का आयात किया जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत में जंतर मंतर किसने बनवाए तथा ये किन किन स्थानों पर स्थित हैं। तो भारत में वेधशालाओं के नाम से, जंतर मंतर को क्या कहते हैं, वेधशाला। तो भारत में वेधशालाओं के नाम से 5 जंतर मंतर किसने बनवाए थे, सवाई जयसिंह ने। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्यापन हेतु बनवाए थे। ये भारत में जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हैं। अब है प्रश्न संख्या 14, दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं। तो दलहन देख लेते हैं, फिर तिलहन को देखेंगे। दलहन जिन फसल उत्पादों से दाल बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं। जैसे मूंग, मोठ, चना, इन सब से क्या दाल बनाई जाती है, इसलिए इन फसलों को क्या कहते हैं, दलहन। अब तिलहन देख लेते हैं। तिलहन किसे कहते हैं, जिन फसल उत्पादों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। जैसे तिल, मूंगफली, सरसों इत्यादि, इन सब से हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, इसलिए इनको तिलहन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 15, परपटी के बारे में समझाइए। उत्तर है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह सिलिका और एल्यूमिना से बनी महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं सिलिका और मैग्नीशियम से बनी समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है।
प्रश्न संख्या 16 से 24 के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, अबुल फजल के अकबरनामा में जिन बातों का विवरण दिया गया है बताइए। तो अबुल फजल के अकबरनामा में क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है अकबरों के पूर्वजों के बयान हैं अबुल फजल के अकबरनामा में। दूसरा, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरा, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। चौथा, समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। अब है प्रश्न संख्या 17, रामानुज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी है रामानुज पर। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। विष्णु भक्त थे ये रामानुज। उनके अनुसार यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इस सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। प्रश्न संख्या 18, समानता को स्थापित करने के लिए भारत के संविधान में क्या प्रावधान हैं? उत्तर है, समानता को स्थापित करने के लिए भारत के संविधान में प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, सब समान हैं। दूसरा प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान जो संविधान के अंदर है वो है, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, चाहे वह खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकानें हों या बाज़ार हों। इसके अलावा सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों तथा नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा जो प्रावधान है उसके अंदर अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताइए। उत्तर हो जाएगा, बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है अस्पताल, दूसरा है स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा है परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, चौथा है एम्बुलेंस की सुविधा, पांचवा है ब्लड बैंक, छठा है स्वास्थ्य सेवक नर्सें तथा डॉक्टर, सातवां है आवश्यक दवाइयाँ तथा उपकरण। प्रश्न संख्या 20, मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो उत्तर है, चुनाव के बाद
जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं वह दल सत्ताधारी दल कहलाता है। यानी कि जितनी कुल विधायक हैं, जितने कुल विधायक हैं सभी दलों के, उनमें से आधे से अधिक जिस दल के विधायक चुनकर आते हैं वह दल सत्ताधारी दल कहलाता है। सत्ताधारी दल के विधायकों द्वारा अपने नेता का चुनाव किया जाता है। जो सत्ताधारी दल है उसके विधायक सब मिलकर अपना नेता चुनते हैं। इस सत्ताधारी दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, अर्थात मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 21 है, समाज लड़के और लड़कियों में किस प्रकार अंतर करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, समाज द्वारा बहुत कम आयु से ही या ये कहें कि पैदा होते ही लड़के और लड़कियों में अंतर करना शुरू कर दिया जाता है। किस तरह से अंतर किया जाता है? तो पहला पॉइंट है, लड़के और लड़कियों के लिए खेलने के लिए अलग अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं। ये खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट है, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करने को कहा जाता है, जबकि लड़कों को रौब से बात करने को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, पार्क में लड़कों को अलग प्रकार के खेल खेलने के लिए तथा लड़कियों को अलग प्रकार के खेल खेलने के लिए कहा जाता है। चौथा पॉइंट है, लड़कियों को यह बताया जाता है कि उन्हें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। प्रश्न संख्या 22, 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कौन से नए विचारों ने जन्म लिया? तो उत्तर है, 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में निम्न नए विचारों ने जन्म लिया। पहला विचार है, काफ़ी तेज़ी से विद्यालय प्रचलन में आए, खूब सारे विद्यालय खुलते चले गए। दूसरा, ऐसे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। ये नए विचार थे। और तीसरा है, लड़कियों की शिक्षा को लेकर विरोध होने के बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ने लिखने के लिए खूब संघर्ष किए। प्रश्न संख्या 23 है, जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता क्यों होती है? जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए होती है। पहला कार्य है, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। दूसरा है, समाचार के स्टूडियो में समाचार वाचकों तथा प्रसारण में लगे अन्य सहायकों को काफ़ी वेतन देना पड़ता है। तीसरा है, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं,
इसलिए नवीनतम तकनीक से जुड़े रहने में भी बहुत अधिक धन का व्यय होता है। प्रश्न संख्या 24, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों तथा जानवरों के बारे में बताइए। उत्तर, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष चीड़ व देवदार के पेड़ हैं, जो लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 25 से 27 के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 25, अपरदन तथा बालू टिब्बा को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, अपरदन देख लेते हैं पहले। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अब बालू टिब्बा भी देख लेते हैं। बालू टिब्बा रेगिस्तानों में पवन के चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, तवारीख के लेखकों और उनके लेखों पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। दूसरा, वे नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहा करते थे। तीसरा, वे अक्सर ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखा करते थे। चौथा, ये लेखक प्राय शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। प्रश्न संख्या 27, लुप्त मोम तकनीक क्या थी? लुप्त मोम तकनीक देख लीजिए। इसमें मूर्ति कैसे बनाई जाती थी, कितनी मेहनत से बनाई जाती थी, ये दिया हुआ है। लुप्त मोम तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर सूखने के बाद उसे गर्म किया जाता था तथा उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था। जब उस प्रतिमा को गर्म किया जाता था तो उस छेद में से होकर सारा मोम पिघल कर बाहर निकाल लिया जाता था। उसके बाद चिकनी मिट्टी के उस खाली सांचे में उसी छिद्र से, उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था तथा उसमें से निकली धातु की
प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। इसी के साथ में आपके प्रश्न पत्र का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं और सभी प्रश्न पत्रों को देखना चाहते हैं और भी दुनिया भर की सामग्री जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है उसे देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।